मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के साथ ही हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी फ्रेंचाइज का एंड हो गया है। एटलीस्ट अभी तो ऐसे ही लग रहा है, जब तक कि वो डिसाइड न करे कि टॉम क्रूज को एक और मिशन की जरूरत है और उसको वापस न लेके आ जाएं। ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि ये फ्रेंचाइज अब खत्म हो गई है। यार टॉम क्रूज ने इस पूरी फ्रेंचाइज में अपना खून और पसीना लगाया है, एक से एक स्टंट्स किए हैं और इस फ्रेंचाइज को उस मुकाम पे पहुंचाया है जहाँ पे ये आज है। पर टॉम क्रूज इज ओल्ड नाउ और वो ये कब तक कैरी ऑन कर सकते हैं, और एक दिन तो सभी बूढ़े हो जाते हैं। दैट्स लाइफ। इस मूवी में टॉम क्रूज को अपना 100% देते हुए एक्शन करते हुए देख के अच्छा तो लग रहा है, पर फील हो रहा है कि आवर हीरोज आर ओल्ड नाउ। तो इस थॉट को लेके थोड़ी सैडनेस तो है, और ऊपर से मूवी भी हमें काफी इमोशनल करती है। और फाइनल रेकनिंग देखते हुए फील होता है मे बी दिस इज द लास्ट टाइम वी आर वॉचिंग टॉम क्रूज प्लेइंग ईथन हंट। अब देखो, मूवी आपको अच्छी लगे ना लगे वो अलग बात है, पर अगर आप इस मूवी को थिएटर देखने नहीं जाते तो आप ये डिससर्विस कर रहे हैं। दिस इज द वन लास्ट हुर्रा, और आपको ये थिएटर्स में ही देखनी चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग काफी इमोशनल है। इसमें जो एक्शन सेट पीसेस है वो बहुत अच्छे हैं। पूरे फ्रेंचाइज को एक किस्म से क्लोजर देने की कोशिश करती है। मूवी में ऑफ कोर्स कमियां भी हैं और हम सभी पे बात करेंगे, पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग परफेक्ट नहीं है यार, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कमियां हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है और ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब 19-20 का फर्क है। तो पहले हम कमियों की बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसके पॉजिटिव्स की बात करेंगे, ताकि वीडियो की एंड पॉजिटिव नोट पे हो। तो इस मूवी में जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगा वो ये कि फाइनल रेकनिंग में मिशन इम्पॉसिबल वाली फील ही नहीं आती। मिशन इम्पॉसिबल मूवीज बहुत ही टेंस, फास्ट पेस एक्शन और अपने स्टंट्स के लिए फेमस है, और इस मूवी में एक्शन बहुत कम है। देखो, इसमें 2 ही एक्शन सेट पीसेस है, एक सबमरीन वाला और एक क्लाइमेक्स में प्लेन वाला, और दोनों जगह पे एक्शन और स्टंट्स बढ़िया है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। टॉम क्रूज ने अपना 110% दिया है और वो देख के मजा आता है। इनफैक्ट अगर आपको कोई ये बोले ना कि लास्ट में वो जो प्लेन वाला एक्शन सीक्वेंस है उसी के लिए मूवी देखने चले जाओ, तब भी वर्थ इट है, मतलब इतना बढ़िया है। पर ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज है और इसमें एक्शन और स्टंट्स तो होने चाहिए काफी सारे, पर ये वाली मूवी में बहुत कम है यार। 2.5 घंटे की मूवी में 2 ही स्टंट बहुत कम फील होते हैं। इनफैक्ट मूवी के फर्स्ट हाफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, बस एक्सपोजिशन ही एक्सपोजिशन है। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन है, और इतना सारा टेक्निकल जार्गन सुनने के बाद भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज ही रहोगे इस एंटिटी को लेके। फाइनल रेकनिंग डेड रेकनिंग का पार्ट 2 है, जिसमें एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 2 मूवीज बनाई, जो कि ठीक है, समझ में आता है। और इन दोनों मूवीज का अगर आप रन टाइम ऐड करो तो ये ऑलमोस्ट 6 आवर्स का रन टाइम है। और 6 आवर्स के रन टाइम में अगर आप स्टोरी के बारे में सोचो ना, तो स्टोरी इतनी कुछ खास है नहीं। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये 6 आवर्स डिजर्व करती है, क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो AI एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया। इसको ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह यूज कर सकते थे कि ये जो एंटिटी है ये सबका टेस्ट लेती है अलग अलग सिचुएशन में। ईथन हंट को उसकी टीम को ऐसा कुछ ऐसा टेस्ट कर सकती थी कि या तो वो अपनी टीम को बचा सकता है या फिर दुनिया को। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मूवी में। और गैब्रियल को तो पिछली मूवी से टीज कर रहे थे कि उसने ईथन हंट की लव इंटरेस्ट को शायद मारा है 30 साल पहले, जिसमें जो ईथन हंट को फ्रेम किया गया था, और फिर ईथन हंट को मौका मिला IMF ज्वाइन करने का, तो वो सिर्फ टीज ही बन के रह गया, उस तरफ ये गए नहीं। मैं सोच रहा था कि कुछ फ्लैशबैक दिखाएंगे गैब्रियल का, कुछ दिखाएंगे, बट कुछ भी नहीं दिखाया। और देखा जाए तो गैब्रियल ने दोनों मूवीज में किया ही क्या, वो आता है, एक क्रीपी लाइन बोलता है और उसके बाद चले जाता है, फिर 30-40 मिनट के बाद फिर स्क्रीन पे दिखता है, फिर एक क्रीपी लाइन बोलता है और फिर गायब हो जाता है। और क्या किया उसने? जब भी गैब्रियल आता है तो वो यही डायलॉग बोलता है टॉम क्रूज को, ईथन हंट को, कि तुम्हारे 2 अपनों में से किसी एक की मौत आज हो जाएगी और मुझे पता है वो कौन मरेगा। और उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर 40 मिनट के बाद स्क्रीन पे दिखता है, फिर ऐसा ही कुछ बोलता है, देन अगेन गायब। तो उसको तो पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। और क्लाइमेक्स में भी जो गैब्रियल का सीन है वो बस यही है, वो हंस रहा है बस, और हंसते हंसते टॉम क्रूज को कहता है कि प्लेन में एक ही पैराशूट है और वो मेरे पास है।
टाटा बाय बाय बोल के कूद जाता है और कूदते वक्त अपने प्लेन से टकरा के मर जाता है। और ये जो डेथ है ये बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग लगती है और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है। जिस तरीके से वो मरता है, वो अपने प्लेन के विंग से जो है टकरा जाता है और उसका जो शरीर है वो 2 हिस्सों में कट जाता है। दैट्स इट एंड ही डाइज। तो ये मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के हिसाब से बहुत ही अंडरवेलमिंग लगती है। एक तो सीन ये भी हुआ कि क्लियरली पता चल रहा था कि जो टॉम क्रूज है वो तो ऑन लोकेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं अपने सीन्स को, अपने स्टंट्स को, पर जो दूसरे एक्टर है उनका जो स्टंट डबल यूज किया है। तो टॉम क्रूज के फेस पे तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत जेन्युइन आ रहे थे, पर वहीं पे जो दूसरा एक्टर है उनके फेस जो है बाद में स्टंट डबल के ऊपर लगाया गया है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। वो क्लियरली पता चल रहा था। तो जब आप टॉम क्रूज वाले सीन जो देख रहे थे वो अलग फील हो रहे थे, और जब गैब्रियल वाले सीन देख रहे थे तो वो बहुत अलग फील हो रहे थे, सेम जगह के सीन्स भी। तो वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। एक और चीज, जब लास्ट में ईथन हंट का पैराशूट जल जाता है तो मुझे लगा था कि दुनिया को बचाने के लिए ईथन हंट अपनी जान का सेक्रीफाइस कर देगा, चाहे दुनिया के लिए वो स्ट्रेंजर हो, पर उसके सैक्रिफाइस की वजह से पूरी दुनिया बचती। तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती स्क्रीन पे देखने में, क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल की लास्ट मूवी है। ईथन हंट के सैक्रिफाइस के साथ मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज खत्म होती तो वो बहुत इम्पैक्टफुल भी लगती और इमोशनल भी लगती, और कैरेक्टर को एक प्रॉपर सेंड ऑफ भी मिलता। अगर उसको मारा नहीं तो उसको एटलीस्ट ऐसा दिखा देते कि वो सनसेट की तरफ जा रहा है, तो एक प्रॉपर सेंड ऑफ सा हो जाता। ठीक है ना, ये फ्रेंचाइज पूरी खत्म हो गई है। उसको नहीं मारा तो एटलीस्ट बेंजी को ही मार देते, अरे टीम में से कोई तो मरता। मतलब लास्ट में बहुत ही वैसा दिखाया ना कि कोई मरा ही नहीं है। और इसकी वजह से जो हुआ ना, ये जो मूवी है फिनाले है, और ये फिनाले जैसा फीलिंग ही नहीं दिया। पता है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लास्ट में ईथन हंट को ऐसे भीड़ में दिखा दिया, और वहां पे ये अपनी पूरी टीम को देख रहा है और इसकी पूरी टीम इसको दिखती है, और उसके बाद सब भीड़ में गायब हो जाते हैं। अब आई नो कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। ईथन हंट और उसकी टीम ने जो है दुनिया के लिए इतना कुछ किया है, इतनी बार उन्हें जो है बचाया है, पर ईथन हंट और उसकी टीम को कोई नहीं जानता। दे आर अननोन हीरोज, यही जो है सिंबलाइज किया जा रहा है। बट ठीक है यार, बट एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। क्योंकि आई डोंट नो कि ये फ्रेंचाइज अब हमें आगे फ्यूचर में कभी देखने को मिलने वाली है। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग लास्ट फिल्म है, और टॉम क्रूज अब 62 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं, तो वो इस तरह के स्टंट कब तक कर पाएंगे। और ऊपर से हॉलीवुड के ये वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट वाली मूवीज से तो यार प्योरली बोर हो चुके हैं, क्योंकि हर मेजर ब्लॉकबस्टर के एंड में यही वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट होता है, जो कि होना जरूरी नहीं होता। टॉम क्रूज को मिशन इम्पॉसिबल को एम्प्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी। अभी थंडरबोल्ट्स इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें कोई वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट नहीं था। हर मूवी के एंड में वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट की जरूरत नहीं होती। आप बिना वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट के भी जो है अपनी मूवी के स्केल को बड़ा कर सकते हो, और ये मिशन इम्पॉसिबल मूवीज ने पिछले कई सालों में, डेकेड्स में करके दिखाया है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू डू। अच्छा, इस मूवी में ना मुझे एक चीज और फील हुई कि देखो, इस मूवी में इस पूरे फ्रेंचाइज का हमें काइंड ऑफ फ्लैशबैक मिलता है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को हमें देखने को मिलता है, चाहे कुछ सेकंड के लिए मिले, पर मिलता जरूर है इस वाली मूवी में, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये आखिरी मूवी है और हमें पूरा एक काइंड ऑफ क्लोजर देने की ये लोग कोशिश करते हैं, जो काफी हद तक देते भी हैं, तो वो अच्छा लगता है। पर रेबेका फर्गसन जो इतना मेजर कैरेक्टर प्ले कर रही थी, ठीक है, एक तो इन्होंने उनको जो है पिछली मूवी में मार दिया, और वो भी बहुत ही अंडरवेलमिंग तरीके से। वो 3 मूवी का पार्ट रही हैं और उनका 1 सेकंड का भी फ्लैशबैक नहीं है। पहले मैं तो सोच रहा था कि शायद वो मरी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ करके बच गई होंगी, पर चलो इन्होंने जो है लास्ट मूवी में जो मारा उसको फाइनलाइज कर दिया कि ठीक है, उनका कैरेक्टर मर गया है, उनको वापस लेके नहीं आए, समझ में आता है। बट एटलीस्ट यार 1-2 सेकंड का फ्लैशबैक तो होना चाहिए था। वो इतना मेजर रोल प्ले कर रही थी, 3 मूवीज का पार्ट रही है, एंड स्टिल उनका एक भी फ्लैशबैक नहीं था, तो वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। एक और चीज बोलनी है, ये प्रॉपर क्रिटिसिज्म तो नहीं है, बट मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा। देखो, इस पूरी फ्रेंचाइज में ये जो ईथन हंट का कैरेक्टर है, इसका जो लव इंटरेस्ट है, इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये अपनी वाइफ से कितने जल्दी मूव ऑन कर जाता है, देन फिर वो रेबेका फर्गसन के कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होता है, देन अभी हेली एटवेल। अब देखो, क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि ये मूवीज ये क्लैरिफाई नहीं करती कि ये लोग फ्रेंड्स है, कलीग्स है, क्या है। क्योंकि ना, और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इन कैरेक्टर्स को मैं साथ में देखता हूँ ना, ईथन हंट को और हेली एटवेल के कैरेक्टर को देखता हूँ, तो थोड़ी सी इनके बीच में सेक्सुअल टेंशन फील होती है, और वो आपको भी होगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े फ्रेंड्स से ज्यादा है। बट अब जैसा ऐसा है कि टॉम क्रूज जो है 62 इयर्स ओल्ड है, और बाकी जो एक्ट्रेसेस है वो मतलब थोड़ी सी यंग है, तो इनके बीच में ऐसा कोई किसिंग सीन नहीं है, तो ऐसा डायरेक्टली इन्होंने बोला भी नहीं है कि लव इंटरेस्ट है, बट सेक्सुअल टेंशन भी फील हो रही है, तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। अगर देखो, आपको इसमें लव एंड ड्रामा डालना है, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आप क्लैरिफाई तो कर दो।
चीजों को ऐसा मत छोड़ो ना। अभी क्या होता है कि जब आप चीजों को ऐसे ही छोड़ देते हो तो आपको इमोशनल पे ऑफ नहीं मिलता और वो इमोशनल पे ऑफ की कमी फील होती है। अभी ये मूवी देखने के बाद आई डोंट नो कि ईथन हंट और ग्रेस फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, क्या है। इससे होता यह है कि हमें वो इमोशनल पे ऑफ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। तो इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट खुद टॉम क्रूज है। वो इस एज में भी ये दिखा रहे हैं, इनफैक्ट पूरे हॉलीवुड को सिखा रहे हैं कि मूवीज कैसे बनाई जाती हैं। आई विल ऑलवेज सल्यूट हिम फॉर पुशिंग द बाउंड्रीज। भाई साहब कैसे कैसे स्टंट किए उन्होंने इस मूवी में। वो जो प्लेन वाला सीक्वेंस है, ओ माय गॉड, भाई मौत से डर नहीं लगता इस बंदे को। इनफैक्ट इस पूरी फ्रेंचाइज में क्या स्टंट किए उन्होंने। इस फ्रेंचाइज का इतना नाम क्यों है? टॉम क्रूज की वजह से, उनके स्टंट्स की वजह से, उनके एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से, उनकी डेडिकेशन की वजह से। इस एज में भी क्या गजब का डेडिकेशन है, कमाल है यार। उस एरा में जहां सब कुछ सीजीआई के थ्रू हो जाता है, वहां पे टॉम क्रूज ऑन लोकेशन अपने स्टंट्स कर रहे हैं। और फाइनल रेकनिंग में भी बहुत अच्छे एक्शन सेट पीसेस है। देखो भले ही 2 एक्शन सेट पीसेस है पर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। प्लेन वाले सीक्वेंस की तो मैंने तारीफ कर ही दी है, बट उसके अलावा जो सबमरीन वाला सीक्वेंस है जो फर्स्ट हाफ के बाद आता है सेकेंड हाफ में, वो बहुत ही गजब है। मतलब आपको फील होगा कि हाँ आप एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी देख रहे हो, क्योंकि आपको वही टेंशन, वही स्केर्डनेस फील होगी। ऐसा लगेगा कि अब ईथन हंट कैसे बचेगा, क्या होगा, मतलब आप उंगलियां भींच के बैठोगे। तो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस आई हैड व्हाइल वाचिंग मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। और जैसा कि मैंने कहा कि एंड में अगर ईथन का सेक्रीफाइस दिखा देते तो मूवी की एंडिंग में 4 चांद लग जाते। तो वैसा ही कुछ इन्होंने लूथर के साथ किया और काफी बढ़िया एंड दिया उस कैरेक्टर को। अब मैं चाह रहा था कि ईथन हंट को भी कुछ ऐसा आइकॉनिक दे देते, क्योंकि सच में जो लूथर का ओवरऑल कैरेक्टर आर्क है पूरी मूवीज में अगर आप देखो तो उसको बहुत अच्छा एंड मिला है। तो ईथन हंट को भी ऐसा कुछ मिलता तो वो यादगार बन जाता। अभी क्या हुआ कि मूवी का एंड वैसे ही है जैसा हर मिशन इम्पॉसिबल मूवी का होता है। आपको ऐसा फील नहीं लगेगा कि ये फाइनल मूवी है, पर आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये फाइनल मूवी है। फाइनल रेकनिंग का म्यूजिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वरना पूरी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में एक काइंड ऑफ सेम ही थीम चलता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो वो जो ट्विस्ट है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चॉइस लगी। और कुछ सीन्स में तो म्यूजिक का यूज ही नहीं है, वहां पे एनवायरनमेंट बेस्ड साउंड का यूज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चॉइस है। तो इस तरीके की जो क्रिएटिव चॉइसेस इन्होंने ली है वो इस मूवी को और भी ज्यादा बेहतर बनाती है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको और बेटर करती है। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग पूरी मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की सबसे इमोशनल मूवी है। कई सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, स्पेशली वो जो फ्लैशबैक वाले सीन है। और अगर आपने भी मेरी तरह अभी रिसेंटली पूरी फ्रेंचाइज को रिवॉच किया है तो ऐसा कि आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा बना हुआ होगा कैरेक्टर्स के साथ, तो आपको वो इमोशन और भी ज्यादा फील होंगे। जबकि इन मूवीज में इमोशन को ज्यादा टाइम दिया नहीं जाता है, पर फाइनल रेकनिंग आपको जगह जगह पे इमोशनल करेगी। बाकी सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, परफॉर्मेंसेस और स्टोरी टेलिंग सब अच्छी है। बस वही है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा टेक्निकल जार्गन कम होना चाहिए था। बट यही है कि टॉम क्रूज के लिए और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के अगर आप फैन हो तो इस मूवी को थिएटर में देखना तो बनता ही है, अदरवाइज यू आर डूइंग अ डिससर्विस। तो ये था हमारा रिव्यू मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।